हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं। शब्द विचार के पाठ के अंतर्गत हमने जाना कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण विकार संभव होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अब हम अव्यय की परिभाषा और उनके भेद जानेंगे। अविकारी शब्द या अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन संभव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात रूप विकृति या परिवर्तन ना हो। अव्यय या अविकारी शब्द के प्रकार। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध सूचक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात अव्यय। घोड़ा तेज दौड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। रात अचानक वर्षा होने लगी। इन वाक्यों में तेज शब्द दौड़ने की, अच्छा शब्द प्रदर्शन करने की क्रिया तथा अचानक शब्द वर्षा की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्या हुए, यह सब क्रिया विशेषण हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तेज यह उसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि समय के संबंध में होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह स्थान से संबंधित होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया के तरीके के संबंध में बताता है। और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, यह मात्रा के संबंध में बताता है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गुरुजी अभी आए हैं, हम प्रतिदिन सैर करने जाते हैं, आज वर्षा दिन भर होती रही। यहाँ पर आपने देखा कि अभी, प्रतिदिन, दिन भर, यह सभी काल को दर्शाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि गुरुजी कब आए, हम कब सैर करने जाते हैं, वर्षा कब तक होती रही। इसके जो भी हमें उत्तर प्राप्त होंगे वह सभी कालवाचक होंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि प्रतिभा अंदर सो रही है, राजीव आगे चल रहा है, प्रदूषण चारों ओर फैला है। यहाँ पर आपने देखा अंदर, आगे, चारों ओर, यह सभी स्थान को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हमें क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि प्रतिभा कहाँ सो रही है, राजीव कहाँ चल रहा है, प्रदूषण कहाँ फैल रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आज बहुत खाया, कमल खूब हंसा, भावना कम बोलती है। यहाँ पर आपने देखा बहुत, खूब, कम, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि मैंने आज कितना खाया, कमल कितना हंसा, भावना कितना बोलती है। यहाँ पर जो भी उत्तर हमें प्राप्त होंगे वह सभी परिमाणवाचक होंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
रीति का अर्थ है ढंग या विधि। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का बोध हो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शेर जोर से दहाड़ता है, नाना जी आज अचानक आ गए, महेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। इन वाक्यों में जोर से, अचानक तथा ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में क्रिया शब्दों की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसा शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे शेर कैसे दहाड़ता है, नाना जी आज कैसे आ गए, महेश कैसे पढ़ता है। इन सभी के उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। संबंध बोधक, यहाँ पर आप देख रहे हैं यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। ऊपर के वाक्यों में आप देख रहे हैं कि जो रंगीन शब्द हैं संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से जोड़ रहे हैं, यानी कि ये संबंध बोधक अव्यय हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि यह सभी संबंध बोधक हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, इसलिए इसे योजक भी कहा जाता है। ये शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से ये सदैव जोड़ने का ही नहीं बल्कि पृथकता अर्थात अलग होने का भी बोध कराते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण में, सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं। मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता। राहुल पढ़ रहा है परंतु रवि सो रहा है। यहाँ जो आप वाक्य में देख रहे हैं और, इसलिए, परंतु, यह शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक आहा, छी, सावधान, जीते रहो, हाय, अरे, यह सभी विस्मयादि बोधक के उदाहरण हैं। वह क्या छक्का लगाया है, शिव शिव ऐसा अनर्थ, शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना, हाय, सुभाष को चोट लग गई। आपने देखा कि ये सभी उदाहरण जो हैं विस्मयादि बोधक के हैं। वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। निपात, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। कभी कभी वक्ता अपने वाक्य के किसी अंश विशेष पर बल देने के लिए कुछ विशेष अव्यय पदों का प्रयोग करता है। इन अव्ययों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। ऐसे अव्यय ही निपात कहलाते हैं। जैसे रमा भी घर जाएगी, भरत ही खाना खाएगा।